हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आज आपको दो टॉपिक बताऊंगा। पहला है अवरोधन दूरी और दूसरा है प्रतिक्रिया काल, और फिर इसमें एक और बताऊंगा आपको आपेक्षिक वेग। रिलेटिव वेलोसिटी, और ये आपके तीसरे चैप्टर का ही पार्ट है। इसमें एक सरल रेखीय गति का है। तो आपेक्षिक वेग जब दो वस्तुएं गति करती हैं तो एक वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष जितने वेग से गति करती हुई प्रतीत होती हैं उसे सापेक्ष या आपेक्षिक वेग कहते हैं। तो जब दो वस्तुएं चलती हैं तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु जिस वेग से चलती हुई प्रतीत होती है। एक्चुअल में उसका उतना वेग होता नहीं है। ये सपोज करो कि दो ट्रेनें एक दूसरे के पैरेलल चलती हुई उसको क्रॉस करती हैं, तो एक ट्रेन के यात्री को ऐसा लगता है कि दूसरी ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, जबकि इतनी स्पीड उसकी होती नहीं है। इसी प्रकार से अगर दो ट्रेन एक दूसरे के समांतर चल रही हों और उनके वेग बराबर हों तो एक यात्री को दूसरी ट्रेन स्थिर प्रतीत होती है, जबकि वो स्थिर होती नहीं है। तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु किस वेग से चलती हुई प्रतीत हो रही है, इसी को हम कहते हैं आपेक्षिक वेग। तो रिलेटिव स्पीड इज द स्पीड विथ विच ए बॉडी appears to move with respect to another moving body। तो हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं? मान लिया कि ये वस्तु A है, ये वस्तु A है और ये वस्तु B है, ये वस्तु B है। इसका वेग मान लेते हैं VA होता है, इसका वेग मान लेते हैं VB होता है। तो
वस्तु ए का वस्तु बी के सापेक्ष वेग इक्वल टू वस्तु ए का वेग माइनस वस्तु बी का वेग। ए का वेग निकालना है आपको, तो पहले वस्तु ए का वेग लें और उसमें से बी का वेग घटा दें। तो इसको कहते हैं हम वी ए बी। ये इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अब अगर मान लो कि हम इसका उल्टा लें, वस्तु बी का वस्तु ए के सापेक्ष वेग इक्वल टू वस्तु बी का वेग माइनस वस्तु ए का वेग। तो इसको पढ़ते हैं वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। तो जिसके सापेक्ष निकाला जाता है उस वस्तु का वेग बाद में आता है, जिसका निकालते हैं वो उस वस्तु का वेग पहले आता है। जैसे ए वस्तु का निकालना है तो ए का वेग पहले आएगा, बी का वेग बाद में। बी का आपेक्षिक वेग निकालना है तो बी का वेग पहले और ए का वेग बाद में निकाला जाता है। अब वेग सदिश राशि होती है, इसलिए इसमें दिशा का बहुत ध्यान रखा जाता है। जो तो जैसे मान लो कि जैसे सपोज दो वस्तुएं एक दूसरे एक ही दिशा में चल रही हैं, एक दूसरे के समांतर गति करती वस्तुएं। जैसे मान लो कि एक वस्तु ऐसी है, जो ये ए वस्तु है, जो इसका वेग वी ए है, और दूसरी वस्तु ऐसी है ये चल रही, इसका वेग मान लो वी बी है। ये वस्तु ये ए और ये एक दूसरे के समांतर चल रही है, तो आपेक्षिक वेग कैसे निकालें हम? आपेक्षिक वेग वी ए बी। मान लो आपको निकालना है वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग, तो वस्तु ए का वेग माइनस वस्तु बी का वेग, एक ही दिशा में चल रही है, इसलिए आपको इस तरीके से इसमें रखना है। और इसमें हम वैसे भी निकालेंगे, सपोज करो वी बी ए निकालना है तो वी बी माइनस वी ए। अब मान लो सपोज करो कि ये वस्तु एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हो, जब वस्तुएं एक दूसरे के प्रति समांतर गति करें। प्रति समांतर कैसे भाई? एक वस्तु ऐसे चल रही है, सपोज करो कि ये ए वस्तु है, इसका वेग यहाँ पर वी ए है, और दूसरी वस्तु इस तरीके से है, ये ऐसे चल रही है, ये बी वस्तु है और इसका वेग वी बी है। दूसरे के विपरीत हो गई, जो ये विपरीत हो गई तो क्या होगा? आपेक्षिक वेग वी ए बी। ए का निकालना है तो वी ए माइनस माइनस वी बी। अब हमने इसको माइनस क्यों ले लिया? क्योंकि ये इसके विपरीत है। विपरीत है तो क्या होगा? ये इक्वल टू वी ए प्लस वी बी।
दोनों का वेग जोड़ देंगे। जैसे मैंने बताया कि दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत ऐसे चल रही हैं, तो एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन अधिक वेग से चलती हुई प्रतीत होगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका वेग आपस में जुड़ जाता है। मान लो एक ट्रेन 20 मीटर की स्पीड से चल रही है, दूसरी 30 की स्पीड से चल रही है, तो 20 और 30 50 हो गए, तो यानी कि दूसरी ट्रेन है वो 50 की स्पीड से चलती हुई प्रतीत होगी। जो है तो 50 की स्पीड उसकी है नहीं, लेकिन हमें वो चलती हुई प्रतीत हो रही है जो है इसके अंदर। अब मान लो कि इसमें हमको ये निकालना हो कि भाई VBA कितना हुआ, तो अब ये क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव मान लिया, इसको नेगेटिव मान लिया, तो हम करेंगे यही कि इसका वेग ले लेंगे, जो VB माइनस VA, तो VBA इक्वल टू VB प्लस, तो भी आपको जोड़ देना है। तो किसी भी वस्तु का एक दूसरे के सापेक्ष वेग निकालेंगे जो समांतर प्रति समांतर गति कर रही है, तो उनके वेगों को हम जोड़ देते हैं। जो है इसमें एक ही दिशा में गति कर रही है तो ये घटा देते हैं। मान लो एक की 20 की स्पीड है, एक की 10 की स्पीड है, तो 20 माइनस 10 तो 10 से चलती हुई प्रतीत होगी, तो यानी कि स्लो हो गई ट्रेन। तो जब ट्रेन एक दूसरे के समांतर एक दिशा में चलती है तो स्लो प्रतीत होती है, और जब विपरीत चलती हैं तो वो फास्ट मूव करती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसका एक फॉर्मूला भी है इसके अंदर, उससे भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। मान लो कि VA और VB के बीच में आपको कोई कोण दे रखा हो, कोई थीटा कोण दे रखा हो, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? जो है इक्वल टू स्क्वायर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB कॉस थीटा। ये इसका सीधा सा फॉर्मूला है। मैंने आपको जो सदिशों का जो चैप्टर है उसके अंदर ये फॉर्मूला आता है, उससे हम इसको ज्ञात करते हैं। तो उसमें देख सकते हो कि अगर थीटा का मान 0 कर दिया जाए तो कॉस 0 का मान 1 होता है जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है? समांतर। तो आप देख सकते हो कि VAB इक्वल टू अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB, सो ये इक्वल टू स्क्वायर रूट VA माइनस VB होल स्क्वायर इक्वल टू VA माइनस VB। तो हमें ये घटा देते हैं वेगों को, सीधा सीधा है। और जब थीटा इक्वल टू 0 हो, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अर्थात प्रति समांतर। तो प्रति समांतर में क्या होगा? VAB इक्वल टू अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर, और कॉस 180 का मान -1 के बराबर होता है, -2 VA VB इंटू -1। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस प्लस 2 VA VB। सो ये इक्वल टू स्क्वायर रूट VA प्लस VB इसका होल स्क्वायर। तो VAB इक्वल टू VA प्लस VB, दोनों का योग हो गया प्रति समान चलने से, मैंने आपको बताया था इसमें। और अगर मान लो कि ये 90 डिग्री पर हो, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, परस्पर लंबवत, परस्पर लंबवत का मतलब जैसे एक ट्रेन ऐसे यूँ चल रही है, दूसरी ट्रेन ऐसे जा रही है, तो ऐसे
और ये इसमें बीच का कोण जो होता है वो 90 डिग्री का आ जाता है। तो इसका जो वी ए बी इक्वल टू अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी बी और cos 90 का मान 0 होता है, cos 90 का मान 0, तो ये टर्म पूरा इसमें 0 हो जाएगा। तो ये होगा स्क्वायर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर इक्वल टू वी ए बी। तो हम ऐसे निकालते हैं, थीटा का कोई मान दे रखा हो तो आप इसमें रख करके उसकी रिलेटिव स्पीड ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है वस्तुओं का आपेक्षिक वेग। अब मैं आपको बताता हूं अवरोधन दूरी। अवरोधन दूरी क्या अर्थ क्या होते हैं? सपोज करो कोई व्हीकल जा रहा है और उसको आगे खतरा प्रतीत होता है, तो ड्राइवर क्या करता है, उसमें तुरंत ही वो ब्रेक लगाना शुरू कर देता है, यानी कि व्हीकल को अवमंदित करना शुरू कर देता है। तो खतरे से पहले तक बचाने के लिए उसे जितनी दूरी तय करनी पड़ती है, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है वहाँ से लेकर के और जहाँ तक व्हीकल रुक जाता है उस दूरी को कहते हैं अवरोधन दूरी। जब गति करते वाहन को आगे खतरा प्रतीत होता है तो चालक वाहन को अवमंदित करता है तथा खतरे से पूर्व रुकने तक जितनी दूरी तय करता है उसे अवरोधन दूरी। जब गति करते वाहन को आगे खतरा प्रतीत होता है तो चालक वाहन को अवमंदित करता है तथा खतरे से पूर्व रुकने तक जितनी दूरी तय करता है उसे अवरोधन दूरी कहते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई व्हीकल है ए, इसकी स्पीड है u और ये इसको यहाँ पर खतरा प्रतीत होता है, यहाँ पर इसको खतरा है जो, तो क्या करेगा, ये यहीं से ब्रेक लगाना शुरू करेगा और यहाँ तक चलते 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 ये मान लो कि यहाँ जाके रुक जाता है, ये पॉइंट इसका रुकने का होता है। तो यहाँ से यहाँ तक किसने कितनी दूरी तय की ए, और मान लो सपोज करो कि ये इसका खतरा है यहाँ पर बी और ये सी पॉइंट होता है इसका सी, तो ए से सी तक इसने कितनी दूरी तय की, ये जो दूरी होती है ए से सी तक की, इसे कहते हैं अवरोधन दूरी। तो यहाँ से u वेग से चलता है, यहाँ पर जाकर के इसका अंतिम वेग 0 हो जाता है जो ये, तो इस जगह पर जाकर के v इक्वल टू इसका 0 होता है। तो
यदि u वेग से गति करते वाहन की अवरोधन दूरी s हो तो आपको इसका तो इसमें क्या करेंगे कि इसका जो प्रारंभिक वेग है वो तो इसका u के बराबर है, अंतिम वेग इसमें 0 के बराबर है, तो वस्तु अवमंदित होती है, इसलिए त्वरण का मान नेगेटिव होता है। इसे मैंने बताया था आपको, मंदन होता है वस्तु के अंदर। जब वस्तु के वेग में कमी आती है तो मंदन होता है, और वेग में वृद्धि होती है तो उसमें त्वरण होता है। गति के तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर क्या है यहाँ v इक्वल टू 0, a इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि मंदन होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, यही मान इसके अंदर रख देंगे जो ये, अतः इसका मान 0 हो जाएगा। ये u स्क्वायर यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देंगे 2as, और 2as इक्वल टू यू स्क्वायर, सो s इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये इसकी अवरोधन दूरी कहलाएगी। तो उससे चलने से रुकने से पूर्व इतनी दूरी तय करेगा। प्रतिक्रिया काल, प्रतिक्रिया काल भी अवरोधन दूरी से ही संबंधित है। तो इसमें क्या है कि जैसे खतरा प्रतीत होता है तो ड्राइवर ब्रेक लगाना शुरू करता है, तो ब्रेक लगाने से व्हीकल अवमंदित होता है, तो उसने कितने टाइम तक उसने ब्रेक लगाया जिससे व्हीकल रुक गया। तो रुकने तक का जो उसका समय होता है, ब्रेक लगाने से लेकर के वाहन के रुकने तक का समय है, उसे हम प्रतिक्रिया काल कहते हैं। जब गति करते वाहन को आगे खतरा प्रतीत होता है तो चालक खतरे से बचने के लिए ब्रेक लगाना आरंभ करता है। चालक द्वारा ब्रेक लगाने से वाहन के रुकने तक का
समय प्रतिक्रिया काल कहलाता है। तो जब गति करते वाहन को आगे खतरा प्रतीत होता है तो चालक खतरे से बचने के लिए ब्रेक लगाना आरंभ करता है। चालक द्वारा ब्रेक लगाने से वाहन के रुकने तक का समय प्रतिक्रिया काल कहलाता है। तो भाई जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक व्हीकल है जो ये ए, और ये यहाँ पर यू वेग से चल रहा है, और यहाँ सपोज करो कि इसको खतरा प्रतीत होता है, और ये यहाँ पर ब्रेक लगाना शुरू करता है, और सपोज करो कि यहाँ जा कर के वाहन रुक जाता है जो ये इसका बी और ये सी, और सी पॉइंट पर ये वाहन रुक जाता है, तो अंतिम वेग इसका 0 हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय होगा, समय t, ये जो समय t होता है इसको हम कहते हैं प्रतिक्रिया काल। तो मान लेते हैं, माना u वेग से गति करते चालक का प्रतिक्रिया काल t होता है। तो क्या है, जैसे ब्रेक लगाएगा तो वाहन अवमंदित होगा इसके अंदर से। तो गति के प्रथम समीकरण से प्रथम समीकरण क्या है, v = u + at। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ जो v का मान है वो 0 के बराबर है, और a का मान इसमें नेगेटिव है, यानी कि ये क्या चीज़ है, मंदन है इसके अंदर। तो हम इसमें समीकरण में क्या करेंगे भाई, इसको 0 कर देंगे, ये u ये -80, और अब इसको इसलिए at = u और t = u/a। ये इसका प्रतिक्रिया काल कहलाएगा। तो इस तरीके से प्रतिक्रिया काल और इसकी और अवरोधन दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें और समझें ये, और इसको ठीक प्रकार से इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं, आप उनको पढ़ें, शॉर्ट न्यूमेरिकल हैं, तभी ये आपकी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और ठीक अच्छी तरीके से आप इसको पढ़ें, देखें। थैंक यू।